पिछली सरकार में पथ निर्माण मंत्री के तौर पर उनके काम पर जनता ने मोहर लगाई है। भाई जनादेश तो यही कह रहा है। अब नया बिहार बनाने के लिए उनका रोड मैप क्या है, जनता से जो वादे उन्होंने किए हैं उसको लेकर उनकी रणनीति क्या रहने वाली है। मंच पर जोरदार तालियों के साथ आप स्वागत कीजिए नितिन नवीन जी का, पथ निर्माण नगरीय विकास मंत्री, और उनसे बातचीत करेंगे हमारे सहयोगी अमिताभ। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे अमिताभ सिन्हा जी। नितिन जी, न्यूज इन इंडिया डायमंड सेट समिट में आपका बहुत बहुत स्वागत। चलिए, आपके माध्यम से बिहार के लोगों को भी मेरे तरफ से कि न्यूज 18 ने इस प्रकार के जनरली चुनाव के समय में लोग इस तरह का डिबेट ऑन करते हैं। मुझे खुशी है कि न्यूज 18 ने सरकार के रोड मैप को समझने के लिए और जनता के बीच में और बेहतर तरीके से रखने के लिए प्लेटफॉर्म सेट किया है। इसके लिए पूरी न्यूज 18 टीम को मैं बधाई देता हूं। नितिन जी, शुरुआत करेंगे। अभी हम जहां बैठे हैं ये ताज होटल है और ये 5 सितारा होटल है। हम लोग भी पटना से ही हैं, कभी 5 सितारा होटल नहीं देखा था पटना में। इतने वर्ष हो गए, पहली बार 5 सितारा होटल पटना में बना, और वो भी आपके क्षेत्र में। मैं ये कहूंगा कि आपको ये सौभाग्य आने वाले दिनों में कई और 5 स्टार होटल देखने को मिलेंगे। जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोगों ने काम शुरू किया है, और जो सरकार का विजुअलाइजेशन है कि आने वाले समय में जहां हमको बेहतर निवेश चाहिए और निवेश के अवसर का प्लेटफॉर्म हम लोगों ने सेट किया है। निश्चित रूप से टूरिज्म को एक इंडस्ट्री के रूप में हम देख रहे हैं, और शायद कह सकते हैं कि बिहार के लिए एक बड़ा उछाल का समय होगा जब टूरिज्म और कल्चर को, जो हमारे कल्चरल सेंटर हैं, हेरिटेज सेंटर हैं, उन सेंटर को जिस प्रकार से अब डेवलप करने की योजनाओं पे काम शुरू हो गया है, आने वाले समय में ऐसे होटल्स, ऐसे 5 स्टार होटल्स, ऐसी सुविधा के चीजें आपको बिहार के अन्य जिलों में भी देखने को मिलेगा। आपको पथ निर्माण मिला है, नगरीय विकास मिला है, कहां तक ले जाना चाहते हैं पटना को, बिहार के बाकी शहरों को? क्योंकि पिछड़ापन तो बहुत ज्यादा है, ऐसा नहीं लगता कि कोई भी शहर यहाँ टायर 1 सिटी बनने के लायक है। देखिए, मैंने पिछले बार भी मुझे जब मौका मिला तो हम लोगों ने शुरुआत किया था, और माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरे जो संकल्प पत्र एनडीए का रहा है, उसमें 2 चीजों को बहुत ही सामने से रखा गया। एक, पहला जो 20 साल का समय बीता जिसमें हम लोगों ने काम किया भी, लेकिन उसमें रोड, बिजली, हेल्थ सेक्टर्स, इन 3 एजुकेशन सेक्टर्स, इन 3 सेक्टर्स के प्राइमरी चीजों पे हम लोगों ने काम कर लिया। अब यहां से एक उछाल की बारी है जिसको हम लोगों ने अपने संकल्प में भी जोड़ा है। अगला जो फेज है वो अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन का है। औद्योगिकरण कैसे बिहार में बढ़े, निवेश कैसे आए, और सेम टाइम में अर्बनाइजेशन कैसे बढ़े। राष्ट्रीय औसत अर्बनाइजेशन का 32% है, हम आज भी 16 से 17% पे खड़े हैं। अब यहां से हमको, जहां हमारे पुराने शहर को व्यवस्थित करने की चुनौती है, उसको और बेहतर बनाने की चुनौती है, वहीं नए शहर को विकसित करने का काम शुरू हो गया। और मुझे बताते हुए खुशी है, पहले ही कैबिनेट में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोगों ने नए 11 सैटेलाइट सिटी का प्रस्ताव को सहमति दे दी, जिसके लैंड एक्विजिशन का काम की राशि भी स्वीकृत हम लोग कर दिए हैं। अगले फर्स्ट बजट जो हमारा होगा उसमें उस राशि की भी स्वीकृति हमको मिल जाएगी। यानी 11 स्थान 9 कमिश्नरी टाउन में, और इसके अलावा हम लोग सोनपुर, जो एक बड़ा बेल्ट निकलेगा गंगा के उस पार, आप देखेंगे पहले गंगा उत्तर बिहार दक्षिण बिहार अलग लोग मानते थे, आने वाले समय में गंगा का जो 40 लेन ब्रिजेज जो बन रहे हैं अलग अलग कॉर्नर पे, वो अब उत्तर बिहार दक्षिण बिहार की दूरी को समाप्त कर देगा। तो हम लोगों ने एक सोनपुर को चुना है, और एक पुनौराधाम माँ सीता की जन्म स्थान को भी हम लोगों ने सीतापुरम के नाम से एक सैटेलाइट सिटी वहां बनाने जा रहे हैं। जैसे दिल्ली में एनसीआर है, गाजियाबाद, नोएडा, मान के चलिए कि आप पटना के आसपास भी ऐसे कुछ विकसित होने के आसार हैं आने वाले दिनों में? डेफिनेटली गंगा का जो बैंकमेंट हमारा उत्तर बिहार का है, उसमें बड़े पैच हम लोग सोनपुर के इलाके में देख रहे हैं, कुछ इलाके राघोपुर में हम लोग देख रहे हैं, और सोनपुर पे तो काम भी हम लोगों ने शुरू कर दिया है। पटना का जो रिंग रोड का पैच है
उस रिंग रोड के पैच पे भी हम नए शहर को विकसित करने का काम शुरू कर रहे हैं और हम लोग का टारगेट है कि आने वाले 6 महीने के अंदर इस पे बहुत तेजी से हम लोग होमवर्क कर लेंगे। एक तो प्रधानमंत्री मोदी जी अब 2014 में आए थे तो एक बड़ा सपना था मेट्रो चलाने का, पटना तक में मेट्रो चल गई। एक और उनका सपना था स्मार्ट सिटी बनाने का, पटना को भी स्मार्ट सिटी में रखा गया था, लेकिन यहाँ सारी योजनाएं फेल हो गई। नितिन जी, नहीं पहले पटना क्या स्मार्ट सिटी बन पाएगा? नहीं अमिताभ जी, आप देखिए स्मार्ट सिटी एक पायलट प्रोजेक्ट है, एक कंसेप्ट नोट है जिसपे आपको काम करना है। आज उसी स्मार्ट सिटी के माध्यम से आप इस होटल में बैठे हैं, इसके बगल का मंदिरी नाला जो 4 लेन सड़क बनेगा सीधे बेली रोड से अशोक राजपथ को मेरीन ड्राइव से कनेक्ट करेगा। तो ये शहर को विकसित करने का ये अपने आप में बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पर चल रहा है। पूरे पटना शहर में इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड रूम बनाया गया। जितने तरह के क्राइम है उसको एक बार में सीसीटीवी से कैच करके उसके लिए हम लोगों ने 400 करोड़ रुपया स्मार्ट सिटी में निकाला और स्मार्ट सिटी के उस प्रोजेक्ट से आज पटना में पूरा इलाका है वो सर्विलेंस में आ गया। तो कैसे नहीं, ये प्रोजेक्ट तो आज उसी आधार पे कई चीजों को क्राइम कंट्रोल, लॉ एंड ऑर्डर का विषय उससे बनता है। आपके बगल में अदालतगंज का तालाब है, इसी इनकम टैक्स गोलंबर पे जाके देखिए कितना सुंदर अदालतगंज का तालाब बना है। मैं ये कहता हूँ वो एक कंसेप्ट नोट है, एक पायलट प्रोजेक्ट है जिसके आधार पे आपको शहर को विकसित करना है। और हम लोगों ने एक नहीं 5 बड़े नालों पे सड़क बनाने का काम शुरू किया उसी स्मार्ट सिटी के कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हुए। पटना में जितने भी तालाब है, कच्ची तालाब अभी हम लोगों ने बड़ा योजना दिया, मानिकचंद तालाब, इन तालाबों को भी पुनर्जीवित करके उसको एक व्याप्त मनोरम स्थान बने जहां लोग छठ भी करें, लोग घूमने भी जाए और कहीं ना कहीं वो वातावरण जो पुराने तालाबों का है बना रहे। तो मेरा ये कहना है कि ये जो कंसेप्ट नोट है स्मार्ट सिटी सफल हुआ असफल हुआ, ये बहुत शॉर्ट वर्ड नहीं है, पूरी तरह से एक कंसेप्ट था प्रधानमंत्री जी का कि क्या क्या शहरों के स्मार्ट बनाने में क्या क्या पायलट प्रोजेक्ट आप हो सकते हैं। उस नोट पे सभी शहरों को पूरा तरह से, वो तो एक छोटा सा एरिया लेने की बात हुई थी और उस एरिया में ही आपका मंदिरी नाला हम लोग निकाले, बाकरगंज नाला निकाले, अदालतगंज तालाब निकाले और 400 पथ निर्माण आपको पूरे राज्य का करना है। डबल इंजन की सरकार थी, काम बड़ा अच्छा चल रहा है। 5 साल आप मंत्री थे, पिछले 5 साल में कौन सा काम छूट गया था जो अभी प्रायोरिटी पे लेना है आपको? देखिए, मैं ये मानता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने बिहार को कई एक्सप्रेसवे दिए हैं और वो लैंडमार्क बनेगा। आप देखिए गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे अपने आप में उत्तर बिहार को पूरी तरह से 350 किलोमीटर का वो 6 लेन ब्रिज रोड बन रहा है, वो कहीं ना कहीं उत्तर बिहार के लिए लाइफ लाइन बनेगा। रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे पूरी तरह से हमारे बिजनेस के हब को, रक्सौल हमारा सेंटर बॉर्डर सेंटर है और कलकत्ता तक जुड़ रहा है। पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, आमस दरभंगा, ये पूरी तरह से हमको एक नेटवर्किंग सिस्टम में शहरों की दूरी जो माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है कि हम 4 घंटे में पटना में कैसे पहुंच जाए, वो पूरी तरह से ये एक्सप्रेसवे पूरा करेगा। और मेरा सबसे पहला प्रयास है कि इन एक्सप्रेसवे को तेजी गति से लागू किया जाए ताकि आने वाले 5 वर्षों में हम इन एक्सप्रेसवे को जनता के बीच में पहुंचा पाए। और जो पुल जो ढह जाते हैं जब बरसात आती है। अमिताभ जी, मैं आपसे एक चीज कहूंगा, बिहार के नरेटिव को चेंज करना है। एक ब्रिज की बात आप करते हैं, अंगवानी ब्रिज की, उसको भी हाई कोर्ट में पूरी तरह से मॉनिटरिंग करा के हम लोग जांच करा रहे हैं। लेकिन आज बिहार का वो बिहार है जहां छोटे छोटे पुलिया पुल भी हर एक गांव और कस्बे तक बन गए हैं। आज हमारे यहाँ 6000 से अधिक ब्रिज बने हैं, छोटे पुलिया के। गंगा पे हम लोग 40 लेन का ब्रिज बना चुके हैं और पूरी पर काम चल रहा है। वही बिहार है जो महात्मा गांधी सेतु में आप आते थे तो व्हाइट एलिफेंट की तरह पूर्व की सरकार यूज करती थी। आज नया 6 लेन ब्रिज दिख रहा है। लालटेन युग का क्या था और एलईडी युग का क्या है आप देख सकते हैं। राजेंद्र सेतु चले जाइए, ओंटा सिमरिया ब्रिज, पुराना राजेंद्र सेतु खड़ा है जो लालटेन युग का था और नया 6 लेन ब्रिज जिसको प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया। बॉटल लेक था हमारा बेगूसराय जाने के लिए। आप चले जाइए कोइलवर का इलाका, कोइलवर ब्रिज को सबको यहाँ पर जानते हैं क्या स्थिति थी, आज 6 लेन ब्रिज कोइलवर का दिख रहा है। यही तो हमारी उपलब्धि है। मैं ये कहता हूँ कि और आपने जिस चीज को बताया मैं उस पर भी आता हूँ। बिहार पहला राज्य है जिसने ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी बनाया। माननीय गडकरी जी ने मुझे उसके लिए बधाई दिया और मैं आपको बता रहा हूं कि ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी बनाया ही नहीं, हर ब्रिज का हेल्थ कार्ड बना रहे हैं और आने वाले 1 वर्षों में हम लोगों ने टारगेट किया है कि बिहार के सारे ब्रिज का हेल्थ कार्ड, उसके बाद उसके मेंटेनेंस की पॉलिसी हम लोग लेके आए हैं। उसके आधार पर ब्रिज को मेंटेन करेंगे। ऐसी कुछ घटना होती है तो जिम्मेदारी तय की जाएगी 100%। देखिए, जिम्मेदारी तो
मैं तो मानता हूं कि एक एक चीज पे, मैं कल भी रिव्यू मीटिंग कर रहा था, मैंने ये स्पष्ट कहा, जहां हम अधिकारियों को रिवार्ड भी करेंगे लेकिन स्पष्ट है गलती पे पनिशमेंट तय है। ब्लैकलिस्ट भी करेंगे लोगों को। ऑब्वियस, देखिए उसमें कहीं कोई संशय नहीं रखेंगे, क्योंकि देखिए रिजल्ट परफॉर्मेंस ऑडिट है। हम लोगों को आज यहाँ जनता ने यहाँ बैठाया है, तो कहीं ना कहीं 20 साल का जो परफॉर्मेंस है वो आज हमको मैंडेट के रूप में मिला है, तो इस पर तो कोई कंप्रोमाइज नहीं हो पाएगा। चलो, परफॉर्मेंस ऑडिट पे आप लोगों को यहाँ पर जनता ने वोट दिया। नितिन जी, 5वीं बार आप चुनाव जीते, क्या जादू कर दिया? इस बार तो मेहनत भी आपने ज्यादा पूरे बिहार भर में करते रहे, अपनी कंस्टिट्यूएंसी में मेहनत भी नहीं की, क्या जादू किया हुआ है? मैं तो मानता हूं पूरी जनता लगता है आपके ही कंस्टिट्यूएंसी की है। नहीं, मैं ये कहूंगा कि एक विधायक के रूप में आपको अपने ऑरा के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। एक विधायक को जनता के बीच में ये कनेक्टिविटी होनी चाहिए, वो कोई भी बात आपसे कर सके। मैं मानता हूं कि मेरे पिताजी भी लंबे समय तक विधायक रहे, और मुझे लगा कि जो सबसे प्राथमिकता होती है कि विधायक से जनता की जो दूरी है वो नहीं हो। दूसरा, डेवलपमेंट 100% एजेंडा होता है जनता का। मैंने प्रयास किया कि जब जब जो विभाग मिला उससे क्षेत्र के लोग को विकास की योजनाओं से भी हम जोड़े रखें। और तीसरी बड़ी बात है कि भाजपा के प्रति हमारे क्षेत्र के लोगों का एक समर्पण है। लोग मानते हैं कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का जो नेतृत्व है वो बिहार के विकास का जरूरत है, और इसलिए जनता का लगातार आशीर्वाद हमको मिलता है। अब तो आलम है कि पड़ोस के भी जो निर्वाचन क्षेत्र है आपको चाहते हैं, आप वहीं आ जाओ। हाँ, पड़ोस के भी निर्वाचन क्षेत्र है, आपको उम्मीद करते हैं कि नितिन जी वहां भी जाएंगे। मुझे तो ये प्रयास है कि बिहार के लिए मुझे मंत्री बनाया गया है, तो मैं पूरी तरह से बिहार के हर क्षेत्र के विकास के लिए, और मुझे खुशी हुई कि पिछले बार हम लोगों ने मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना लाया, उसका असर हुआ कि शहरी क्षेत्र के विकास के लिए पार्क, तालाब, सामुदायिक भवन, जो जरूरत की चीजें हैं वो हम लोगों ने हर विधायक के अनुशंसा के लिए दिया। नितिन जी, एक चीज और आपको याद होगा, चुनाव के कुछ 1-2 महीने पहले जो हत्याकांड और काफी चीजें बिहार में, क्राइम, लॉ एंड ऑर्डर का काफी प्रॉब्लम हुआ था, काफी बवाल मचा था पोजीशन का। अब गृह मंत्रालय आपके पास, आपके बीजेपी के पास पहली बार आया है इन 20 सालों के बाद। क्या उम्मीद करें योगी फॉर्मूला चलेगा, यहाँ पर गुंडई नहीं चलेगी? देखिए, क्या यहाँ भी घुटनों पे गोली लगेगी? देखिए, बहुत अपराधियों के मन में डर समाएगा कि नहीं? नहीं, डर है तब तो नीतीश कुमार का ये, आप देखिए कहां से हम कहां चले थे। और नीतीश कुमार की सरकार की यूएसपी यही रही कि उन्होंने अपराधियों को कभी बख्शा नहीं। का एक्शन लेने के तरीके अलग हो सकते हैं, कोई भी अपराधी को न बख्शा नहीं गया, और कोई भी अपराधी को कोई बचाने वाला कोई खड़ा नहीं हुआ। यही तो अंतर है नीतीश कुमार की सरकार का और पूर्व की सरकार का। और बहुत स्पष्ट रहिए, हमारे नेता सम्राट चौधरी जी, नीतीश कुमार का जो निर्देशन है उस निर्देशन पर गृह मंत्रालय चलेगा। कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं, लोग के मन में भ्रम कुछ हो सकता है, भ्रम नहीं। और आपने देखी जब जब घटनाएं घटी, मैं हमेशा ये बात करता हूं, लोग पूछते हैं जंगल राज का मतलब क्या है। मतलब ये, जब अपराधियों को संरक्षण सत्ता के गलियारे से मिलता है उसको जंगल राज कहते हैं। नीतीश कुमार की सरकार की यूएसपी रही कि अपराधी कोई भी करेगा, किसी का सगा संबंधी भी हो सकता है, लेकिन उसकी जगह जेल ही है, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं हुआ। और आने वाले समय में इसको और तीव्रता से लागू किया जाए। नहीं, जनता और आपका वोटर भी उम्मीद करता है कहीं योगी फॉर्मूला आप लोग अपनाएंगे क्या? देखिए, हर आदमी के काम करने के तरीके अलग अलग हैं। मैं मानता हूं कि नीतीश कुमार के वर्किंग का नेचर अलग है, योगी जी का नेचर वर्किंग अलग है, लेकिन दोनों का काउंट अटैक जो है वो अपराधियों पे उसी प्रकार का है। बिहार में जो लोग अपराधी घूमते थे आज कहां है आपको भी पता है, और योगी आदित्यनाथ के राज्य में क्या स्थिति अपराधियों की है वो भी आप जानते हैं। तो मेरा कहना, हर आदमी का एक्शन का तरीका अलग है, पर एजेंडा एक है। आरजेडी 25 सीटों पे रह गई, कांग्रेस सिमट गई 6 सीटों पे, बहुत बुरा हाल हुआ। उनके 30,000 रुपए देने का वायदा, उनके करोड़ों हर घर को नौकरी देने का वायदा, आपके वायदे पे जनता ने क्यों यकीन कर लिया? बहुत क्लियर है, जब आपका जनता के साथ विश्वास बना रहता है, जनता देखती है ये जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, और एक तरफ देखती है केवल बयानवीर बैठे हैं जिन्होंने जब जब जो कहा उल्टा ही किया। जॉब फॉर जमीन घोटाला जो करने वाले लोग पर क्या जनता विश्वास करेगी? जिन्होंने अलकतरा घोटाला, चारा घोटाला किया, उन पर जनता विश्वास करेगी। और सबसे पहली बात, जिस समूह को वो एड्रेस करना चाहते थे, जिन महिला वर्ग को, कैसे महिला वर्ग उनके साथ जाएगी? महिलाओं ने देखा था कि कैसे वो अपने घर के चौखट से बाहर नहीं आ पाती थी, डरती थी, भय के वातावरण में रहती थी। आज महिलाओं को सुरक्षा भी है, सम्मान भी है, और बेहतर अवसर मिल रहा है आगे बढ़ने का। तो कहां कंपैरिजन है?
एक तरफ मोदी की गारंटी है, नीतीश कुमार की गारंटी है, एक तरफ राहुल बाबा जैसे लोग जिनकी खुद की गारंटी ये नहीं है कि वो कब कहाँ रहेंगे, कब किस बात पर रहेंगे। तो जिसके खुद के बात की गारंटी नहीं हो, उस लीडरशिप और तेजस्वी यादव के लीडरशिप पे लोग भरोसा करेंगे कि एक तरफ नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार पर भरोसा करेंगे। और मेरा मानना है काम पर विश्वास होता है, उनके कारनामे बोलते थे, हमारे काम बोलते हैं। नितिन जी काम बोलता है, लेकिन एक शख्सियत थी जो चुनाव में बड़े जोर शोर से उतरी थी, सुपड़ा भी साफ हो गया, ना कोई सीट मिली ना कोई वोट मिला, और वो अपने आप को किंग मेकर कहा करते थे, नाम प्रशांत किशोर है। क्यों उनको आप लोगों ने धूल चटा दी इतने बुरे तरीके से कि अब? देखिए, मेरा कहना है राजनीति में लोग सोचते हैं कि मैनेजमेंट से सब कुछ हो जाएगा। मैनेजमेंट एक पार्ट है। आप सोचते हैं कि मैनेजमेंट से ही हम सत्ता पकड़ लेंगे। जनता के बीच में जाना पड़ता है, जनता के विश्वास को लेना पड़ता है, और साथ ही साथ आपके बोल, जो आपके घोषणाएं हैं और आपकी काम है, दोनों में समानताएं दिखनी चाहिए। चंद प्लेटफॉर्म से अपने आप को बड़ा प्रोजेक्शन कर देने से कुछ नहीं होता है। इसलिए जनता ने उनको जरूर एक संदेश दिया है कि आप काम कीजिए जनता के बीच में, और कहीं ना कहीं मैनेजमेंट को राजनीति मत समझिए, राजनीति का वन ऑफ द पार्ट है मैनेजमेंट, ये जरूर उनको सिखाया है। नितिन, युवा मोर्चा में आप रहे, 20 साल से विधायक हैं आप, इस बार फिर 5 साल और लगातार मंत्री भी हैं। नितिन, आप छत्तीसगढ़ के प्रभारी रहे, वहां पार्टी जीती, सिक्किम में प्रभारी रहे, वहां बीजेपी भी सरकार में है। अब आप अपने आप को संगठन में और बड़ी भूमिका में देखते हैं आने वाले दिनों में, यहां से कहां? मैं ये मानता हूं कि पार्टी जो भूमिका देती है उसके साथ मैं न्याय करूंगा, और आज भी पार्टी ने जिस विश्वास से मुझे यहाँ बैठाया है, मैं सबसे पहले उस विश्वास पे कैसे खड़ा उतरूं, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो भरोसा मेरे पे है उस भरोसा पे कैसे खड़ा उतरूं। क्योंकि मुझे राजनीति एक्सीडेंट में मिली है, तो मैं बहुत सारी चीज़ों को उस रूप में नहीं लेता कि मुझे ये करना, जो मिलेगा उसको बेहतर करना, यह मैं जानता हूँ। लेकिन अभी काफी दिनों से मेहनत चल रही है छत्तीसगढ़ में, कभी किसी राज्य में, कभी किसी राज्य में। अब आखिरी सवाल यही पूछूंगा कि अब क्या छुट्टी लेकर कुछ दिन परिवार के साथ बिताने का इरादा है कि नहीं, छुट्टी मनाने का? अब वीकली ऑफ और हॉलीडे का स्कोप है कि नहीं आपका? नहीं, ये तो मैं पता नहीं, हमारे नेता प्रधानमंत्री जी तो नहीं लेते हैं, लेकिन पता नहीं, मैं पर्सनली ये देखता हूँ कि मुझे लगता है कि 1-2 दिन थोड़ा ऑफ लेना चाहिए समटाइम्स, कि लगता है कि अगर फ्रेशनेस चाहिए तो कुछ ऑफ चाहिए। लेकिन पता नहीं, अभी तो जिम्मेवारी डबल थोड़ा मिल गई है, तो पहले तो उसको शुरुआत करके बेहतर जगह पहुंचाऊं। लेकिन मैं समय बिताता हूं परिवार के साथ, जरूर कोशिश करता हूं कि जो भी क्वालिटी ऑफ टाइम मिले, क्वांटिटी में भले कमी रहे। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए, बहुत सारा विजन है, उसके लिए शुभकामनाएं नितिन जी।